एवरीथिंग इज लाइव। आपको गाना भी गाना है, एक अलग टीम गाना गा रही है और उसी गाने पे लाइव डांस हो रहा है। तो काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि प्लेड गाना है, अगर गाने वाली टीम ने हल्का सा ऊपर नीचे कर दिया तो डांस में ऊपर नीचे हो सकता है, तो काफ़ी रिस्क है। डीसी से आने के बाद यहाँ पे मुझे गवर्नर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। हमारी जो गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया था, जिसके साथ एक छोटा कैश प्राइज भी मिला था, और वो अपने आप में ही एक बहुत गर्व की बात। नहीं पता कैडेट कूद रहा है, ऑफिसर कूद रहा है, कौन कूद रहा है। पैराशूट से गलती होगी, यही सिखाया गया हमें। आप पैराशूट से गलती करोगे, ऐसे खड़े रहते हो पैराशूट पकड़ के, आगे रिजर्व पकड़ के, पीछे बहुत भारी पैराशूट होता है 20 किलो, और कंधे ऐसे झुके रहेंगे, बहुत दर्द में रहोगे आप, लेकिन एक जोश रहेगा, कूदना है। खुला रैम, किस्मत से अगर आपने नीचे देख लिया फिर तो आपको डरना शुरू कर दिया, फिर आपको लगेगा कर क्या रहा हूँ। उस टाइम आता है कि भाई कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मतलब 1 सेकंड के लिए आता है। फिर ये होता है पीछे से यहाँ पे लाइट होगी, येलो ऑन, ग्रीन ऑन, गो पे खुद जाना। गो। आपने को तो धक्का ये बताइए कैसे खुलता है, अपने आप से खुलता है या अपने साथ। इसको बोलते हैं, देखिए 2 टाइप की जंप होती है, एक होती है स्टैटिक जंप, एक होती है यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं गाली का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि पूरा प्योर रखना है। नहीं हो ऐसा कर सकते, आर्मी में तो देखिए, और ज्यादा। देखिए हमें हमारे इंस्ट्रक्टर ने पहले दिन ही क्या बोला हाँ। कि तुम लोग जंप करने आए हो। मैं कहा यस सर। कोई चूतिया ही होगा जो प्लेन से कूदेगा। बताओ बेवकूफ, वो उड़ता हुआ प्लेन है, प्लेन में ट्रेवल करते हैं, कूदते हैं, लेकिन तुम लोग ये चूतियाबा करने आ गए हो, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये करना कैसे है और करके जिंदा बचना कैसे है। तो इस टाइप से जोश बढ़ाया गया है हमारा। लाते 90% कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो लाते होंगे, जी जी। हम 70% में खुश हैं। भारत से 10 एनसीसी कैडेट गए थे जी, अलग अलग स्टेट से। अलग अलग स्टेट से। उत्तर प्रदेश कितने लोग गए थे? एक मैं। आप उत्तर प्रदेश में सरकार, भारतीय सरकार ने और रशियन सरकार ने हम पे काफ़ी खर्चा किया, मतलब बेस्ट टू बेस्ट स्टे देना, बेस्ट। अब मुझे याद है एक क्वेश्चन पूछा था, एक लड़का आया था, उसका नाम आया, हमने कहा अच्छा संदीप, ठीक है भाई, हाँ व्हाट्स योर नेम सर, अभी तो आपने बोला। अरे ठीक है हमने बोला, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं ना, तो आप बताओ कि आपका नाम क्या, हम जानना चाहते हैं आपका। सब बहुत रिजर्वेशन भी नहीं है। कोई रिजर्वेशन नहीं है, फौज तभी तो बढ़िया है, फौज में ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करेंगे। नमस्ते। एलयू के धरोहर, आपको पता है कि हम लखनऊ विश्वविद्यालय के जो भी धरोहर, जो भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा करने का प्रयास कर रहे हैं, या कर चुके हैं, या फिर करने जा रहे हैं, उनको हम अपने चैनल पर लाते हैं और आपसे परिचय कराते हैं, उनसे मिलवाते हैं, और साथ ही साथ ये कोशिश करते हैं कि आप खुद भी उनसे मोटिवेट होकर कुछ सीखिए, कुछ जानिए, कैसे उन्होंने कुछ भी अचीव किया तो कैसे किया। आज हमारे साथ जो लोग हैं वो बड़े कड़क लोग हैं, बड़े जोशीले लोग हैं, और उनका नाम यहाँ तक चलता है कि गवर्नर तक उनका नाम गया है, गवर्नर से भी मेडल पाए हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो जहाज से, चलती जहाज से कूद जाता है। ऐसे ऐसे धुरंधर लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती पर है, जो शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे, तो आज सब कुछ जान जाएंगे। चलिए उनसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है यूपी 63 बटालियन के दोनों सदस्य हैं, एनसीसी के कैडेट हैं। पहली है भावनी बहुगुणा, जो कि अभी अभी रसिया से लौट करके आई हैं, और दूसरे पर हैं सौरभ पांडे जी, और ये अभी अभी फ्लाइंग जेट, जो मैंने बताया चलती जहाज से कूदने वाला, वो सब प्रक्रिया क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो सब के बारे में हम इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें भी बहुत अधिक जानकारी नहीं है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसमें बोलिएगा नहीं तो आवाज रह जाएगी। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से हमारा इंट्रो दिया और बहुत ही जोशीला इंट्रो था। माइक दे दीजिए उनका। बहुत बहुत स्वागत है भावनी आपका भी। धन्यवाद आपका, और इस अपॉर्चुनिटी को हमें देने के लिए कि हम दो लोगों से कनेक्ट कर पाएँ आपके थ्रू, और सबको बता पाएँ कि हमने कैसे अचीव करा, हमारी जर्नी कैसी थी। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अभी आई विल पास ओवर टू सौरभ पांडे जी। तो मैं पहले आपके बारे में जानना चाहता हूँ, ये सब हटा दीजिए, अभी एनसीसी वाला बात अभी हटा दीजिए, अभी मैं आपके घर चलता हूँ। आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, क्योंकि आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, कैसे परिवार से आते हैं। जी, मेरा नाम है सौरभ पांडे। मैंने अपनी 10वीं 12वीं की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर से की है। मैं लखनऊ का ही हूँ, 12 साल से मैं लखनऊ में ही हूँ, पढ़ाई पूरी लखनऊ में। मेरे पिताजी एक्स सर्विस मैन हैं, वो 21 पैरा से रिटायर्ड हैं, फिर उन्होंने एनएसजी भी काटी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काटी है, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। मेरी माँ हाउस मेकर है। अब मैंने पूरी स्कूलिंग करी है केंद्रीय विद्यालय से। मैंने अंडर 17 नेशनल फुटबॉल रिप्रेजेंट किया है अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को, और मेरा पर्सनल क्लब है फुटबॉल का, वुल्फ्स एफसी,
क्योंकि फुटबॉल में बहुत ज़्यादा रुचि है मेरी। अच्छा। उसके बाद स्कूल ख़त्म हुआ, एनडीए के अटेम्प्ट्स दिए हैं, जो सभी देते हैं, साइंस का बैकग्राउंड है मेरा, साइंस का स्टूडेंट था मैं। एनडीए निकाला रिटर्न, एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, फिर आके एनसीसी ज्वाइन कर ली एक अदर अपॉर्चुनिटी के लिए, कि ये एक और मौका देगी मुझे सीडीएस के लिए। तो इतना ही था। इतना ही था। चलिए भावनी जी, आप भी बता दीजिए अपने बारे में। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम भाविनी बहुगुणा है और मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ। मेरे साथ मेरी फादर, मेरी मदर और मेरी नानी रहती हैं और मेरी एक छोटी बहन है। मेरे फादर कॉर्पोरेट में काम करते हैं राष्ट्र सहारा में। मेरी मदर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं और मेरी नानी हाउस मेकर है और मेरी बहन अभी 9th में पढ़ रही है। मैंने अपनी स्कूलिंग 10th और 12th सिटी माउंटेसरी स्कूल अलीगंज लखनऊ से किया है। हमेशा से लखनऊ में रही हूँ, लेकिन मैं हूँ पहाड़ की, उत्तराखंड से आती हूँ, कुमाऊनी हूँ और नैनीताल में मेरा घर है, एंसेस्ट्रल हाउस जिसको हम बोलेंगे। और उसके साथ साथ मैं कल्चरली काफ़ी फैमिली से ही कल्चरली एक्टिव हूँ। मेरे फादर भी संगीत में विशारद हैं, मैं भी संगीत में विशारद हूँ। घर पे काफ़ी माहौल है कला का और काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हारमोनियम, तबला, ढोलक, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स बजाना मुझे आता है और अपनी इसी कला के ज़रिए ही मैं आरडीसी जैसी चीज़ भी अचीव कर पाई थी लाइफ में। मैं कल्चरल से गई थी और लीड सिंगर थी अपने ग्रुप डांस की, जो भी हमारी परफॉर्मेंसेस थी। डांस भी साथ साथ में कर लेती हूँ, क्लासिकल डांस में भी रुचि रखती हूँ और तमाम प्रोग्राम्स भी, कहीं भजन संध्या हो रही है या कुछ हो रहा है, अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से इधर उधर पापा के साथ मैं प्रोग्राम किया करती हूँ। साथ ही साथ एलयू में भी किसी डिपार्टमेंटल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी मैंने कई बार पार्टिसिपेट करके प्राइज़ पाया है। और एनसीसी में भी मैं अपनी एनसीसी में जितनी काबिलियत है उसका श्रेय सारा अपने कला को देना चाहूँगी और अपने जो इतनी एनो मैम हैं और हमारे एनसीसी अथॉरिटीज़ हैं उन सभी को ये श्रेय देना चाहूँगी। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि प्रतिभाओं की धनी है और ऐसे ही लोगों को अंग्रेजी में मल्टी टैलेंटेड कहा जाता है, जो इधर एनसीसी में भी अपना एकदम एक नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे रही हैं। साथ ही साथ संगीत से लेकर डांस, नृत्य कला सब कुछ में अपना दिखाती है, प्रदर्शन करती हैं और अच्छा से करती हैं। आगे मैं आप लोग के बारे में जानना चाहूँगा। मैं आपके बारे में जब जान रहा था तो मुझे पता चला कि आपने 2022 में AITSC किया है। जी क्या होता है ये? हमें एकदम इसके बारे में नहीं जी पता है और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक को भी ऐसे भाषा में समझाइए कि वो कुछ इसके बारे में समझ पाए। जी स्पेलिंग में फिर से बोलना चाहूँगा, AITSC। जी एकदम बताइए। सही। जी, एनसीसी में जैसे आप आते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कैंप करने की। तो AITSC मतलब ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, ये एक नेशनल कैंप है। ये फौज का, आर्मी का सबसे बड़ा कैंप है। जैसे इन्होंने आरडीसी किया है, ऐसे AITSC एक फौज का सबसे बड़ा कैंप है। इसके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस, फायरिंग, ऑब्स्टिकल। तो इसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है कि आपको पहले अपने बटालियन से सेलेक्ट होना पड़ेगा, फिर आपको अपने ग्रुप से, ग्रुप मतलब ऐसे मैं लखनऊ का हूँ तो मैं लखनऊ ग्रुप का हो गया, कोई बरेली का होगा तो बरेली ग्रुप का, कानपुर ग्रुप का, तो उसमें सेलेक्ट होना होगा। फिर उसमें सेलेक्ट होने के बाद आपकी यूपी की टीम बनेगी। तो आप AITSC मतलब मैंने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है और मेरा इवेंट था मैप रीडिंग। अच्छा। जी, और हम वहाँ पे 17 डायरेक्टरेट हैं पूरे इंडिया में, से यूपी एक टीम है, ऐसे ही करके 17 टीमें हैं और हम लोग 6th आए थे वहाँ पे। तो मतलब उसमें मैप की जानकारी लेते हैं जी, आप लोग, अब पूरे मैप, वर्ल्ड की कि या भारत की? देखिए मैप रीडिंग में हमें एक टुकड़ा दे देंगे 25 किलोमीटर का। अच्छा। अब उस मैप रीडिंग में जैसे आप जीपीएस यूज करते हो, जीपीएस में आप कहाँ पे हो, जी आपसे ये कितना दूर है, ये कितना डिग्री पे पता चलता है। सेम आपको ह्यूमन जीपीएस बन जाना है। आपको एक कंपास देंगे, एक सर्विस वेटर देंगे। हाँ, मैं यही तो जानना चाहता था कि उसमें मोबाइल का इस्तेमाल या नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो जैसे कि या फिर देखिए पहले फौज, का दिखाया जाता है फौज पिक्चरों में, हम्म, वैसे इस्तेमाल देखिए फौज क्या है, फौज कभी किसी टेक्नोलॉजी पे निर्भर नहीं करती। जी कभी जीपीएस बंद हो, जीपीएस तो अमेरिका का है, बंद हो जाए, बिल्कुल। फौज के दिमाग में ही कंप्यूटर फिट रहता है फौज के बंदों के। उनको आप मैप दे दो, कंपास दे दो, सर्विस वेटर दे दो, उनको आप जो कह दो, उनको आप 50 किलोमीटर दूर पे कोई एक पत्थर दिखा दो, तो पत्थर मैप पे कहाँ बता देंगे, वो भी दिमाग से, उस कंपास से, उस सर्विस वेटर से। इतना उनमें प्रतिभा होती है। हमें यही सिखाया गया। हमारा इवेंट मैप रीडिंग में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है फाइंडिंग ओन पोजीशन, आप कहाँ हो। एक होता है GR, ग्राउंड रेफरेंस, तो मैप में निकालना। ग्रिड रेफरेंस, कि मैप में कहाँ है वो, कि आप किस जगह पे खड़े हो, आप 100 मीटर के किस दायरे में खड़े हो। आपका करंट लोकेशन जी, क्या है? बस करंट लोकेशन। दूसरा होता है मैप टू ग्राउंड, कि आपको मैप में दिखा देंगे वो टंकी है, वो यहाँ पानी की टंकी, वहाँ पे मंदिर, वो मैप टू ग्राउंड, मैप पे दिखा दिया। ग्राउंड पे किस तरफ है वो, कितना दूर है, कितने डिग्री पे है, आपसे कितने डिग्री पे, आपको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। और एक होता है ग्राउंड टू मैप, ग्राउंड में दिखा देंगे कि वो लो भाई 2 किलोमीटर दूर एक चीज दिख रही है तुम्हें, एक झंडा दिख रहा है, अब वो मैप में कहाँ है।
अच्छा, तो ये तीनों चीजें उसमें तो होती हैं। ये तो हमको लग रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, आप लोग के लिए भले सबसे नहीं कठिन होता होगा। सब्जेक्ट होता है ये सबसे कठिन सब्जेक्ट कह सकते हो आप टीएससी का, क्योंकि हाँ, इसमें एक्यूरेसी भी चाहिए, इसमें दिमाग भी चाहिए और लिखना भी पड़ता है इसमें। बहुत तो ज्यादा। इसमें ट्रेनिंग चलती है, लगभग 6 महीने का कैंप होता है ये। आप हम लोग अप्रैल से शुरू होते हैं और खत्म होता है सितंबर में जाके। तो अच्छा, 6 महीने के बीच में आपको सिखाया जाता है सब कुछ। हमारे जो पीआई हैं, जैसे हमको सिखाया था महेंद्र सर ने, हवलदार महेंद्र सिंह। ऐसे ही हमारे उस टाइम पे एसएम सर थे, थंगराज सर। इस टाइम पे हमारे एसएम सर हैं। हमारे सीओ सर थे उस टाइम पे कोई और, अभी हमारे सीओ सर हैं कर्नल हर्ष कुमार झा, एसएम सेना मेडल। तो उनका बहुत योगदान रहा इन सब चीज़ों में। उन्होंने हमें हमें हमेशा आगे बढ़ाया है कि सीखो और करके और अपने यूपी को रिप्रेजेंट करो, अपने बटालियन का नाम आगे बढ़ाओ। और अगर आपको बटालियन कभी जाने का मौका मिले, जी, तो बटालियन में सीओ सर के रूम के बाहर हॉल ऑफ फ्रेम लिखा है। अच्छा, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, AITSC 2022 हाँ। सौरभ पांडे। अरे वाह, और उसके 12 साल पहले ऐसे AITSC लगते हैं था। आप समझ सकते हैं इससे। तो हाँ, वो भी स्वर्ण अक्षरों में। तो जी, वो जी, हमेशा बिल्कुल। रहेगा, जब तक बटालियन रहेगी तब तक वहाँ पे मेरा नाम रहेगा। बिल्कुल, तो ऐसा काम ही आपने किया है। तो जो लोग अपना गूगल मैप के बावजूद भी गलियों में भूल जाते हैं, तो वो लोग समझ जाए कि किन मुश्किलों से ये वो चीजें जानते हैं कि कहाँ पर हैं, कैसे हैं। और बिना टेक्नोलॉजी के, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोग टेक्नोलॉजी पर नहीं निर्भर रहते हैं, अपने सब दिमाग में मैनुअल ही, करते हैं। हाँ, सब दिमाग मैनुअल में ही करते हैं। कंप्यूटर सेट कर लेते हैं। आगे मैं भावनी के पास जाना चाहूंगा। भावनी, आपके बारे में भी मैं जब जान रहा था तो मुझे पता चला आरडीसी आपने 2023 में किया। जी। क्या होता है ये? पहले तो मैं एनसीसी के बारे में सभी को ब्रीफ करना चाहूँगी, जी, जितने भी हमारे दर्शक हैं। तो एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। ये बेसिकली एक आर्मी का यूथ विंग है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूनिफॉर्म्ड कैडेट्स होते हैं और दुनिया के सबसे लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जगह-जगह से एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जगह-जगह की कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से अपना टाई अप करती है और वहाँ के कैडेट्स इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। अपने कोई भी एकेडमिक कोर्स परस्यू करते हुए आपको साइड बाय साइड ये करना होता है। आप सिर्फ एनसीसी नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट कर ले तो ग्रेजुएट होता है। जी नहीं, ग्रेजुएशन आपकी एकेडमिक उसमें होती है। और बाकी बेसिक डिटेल्स की, जैसे इसके 17 डायरेक्टरेट्स होते हैं। तो कुछ जैसे उत्तर प्रदेश एक अपने में अलग है, उत्तराखंड अपने में अलग है, लेकिन कुछ डायरेक्टरेट्स मिल के होते हैं। जैसे एनईआर जो पूरी 7 सिस्टर्स हैं, वो सब एक डायरेक्टरेट है। केरला लक्षद्वीप। केरला एंड लक्षद्वीप इकट्ठा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब इकट्ठा है, गोवा एंड कर्नाटका। कर्नाटका एंड गोवा एक है, बिहार एंड झारखंड एक डायरेक्टरेट है। तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्टरेट्स हैं। तो क्योंकि स्टेट्स हमारे 29 है बट डायरेक्टरेट 17 ही हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्लब हो रखे हैं। तो तमाम कैंप्स होते हैं एनसीसी के थ्रू। एक सीएटीसी होता है जो बटालियन ही लगवाती है, आप इंडिविजुअली करते हैं अपनी यूनिट का। और बाकी जो नेशनल कैंप्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है एनसीसी के थ्रू, वो होता है ईबीएसबी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एसएनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स, थल सैनिक कैंप, वायु सैनिक कैंप, नव सैनिक कैंप। क्योंकि एनसीसी के 3 विंग्स होते हैं, आर्मी विंग जिसके हम हैं, नेवल विंग और एयर विंग। तो यहीं पे पास में नेवल की यूनिट भी है जो एलयू में भी है, 3 यूपी नेवल, और एक ओपन यूनिट भी है, 5 यूपी एयर एसक्यूएन। तो ये यूनिट लखनऊ में प्रेजेंट है और उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट एनसीसी का सबसे बड़ा डायरेक्टरेट है। तो अगर आप किसी भी नेशनल कैंप में उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अपने आप ही बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि सबसे बड़ा डायरेक्टरेट है, सबसे ज़्यादा कैडेट्स है, सबसे ज़्यादा ग्रुप्स हैं, 11 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स जैसे कि लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, अब सीतापुर, हरदोई, ये जितने भी हैं, ये सब लखनऊ ग्रुप के अंडर आते हैं, ये खुद के ग्रुप नहीं है। गाजियाबाद एक ग्रुप है, कानपुर एक ग्रुप है, आगरा एक ग्रुप है, इस तरीके से 11 ग्रुप्स हैं। और एक होता है इंटर ग्रुप कंपटीशन। कोई भी नेशनल कैंप से पहले इंटर ग्रुप कंपटीशन उसका पहला फेज होता है, जहाँ पे इन ग्रुप्स के बीच में, जैसे लखनऊ की टीम जाएगी, आगरा की टीम आएगी, इन सब में कंपटीशन होगा। यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होंगे, लखनऊ से 3 बच्चे, 10 बच्चे सेलेक्ट हुए, आगरा से 15 बच्चे सेलेक्ट हुए, इस तरीके से सिलेक्शन होता है और उन सब को मिला के उत्तर प्रदेश की टीम बनती है। जैसा ही सर के साथ भी हुआ था, सर ने भी आईजीसी अटेंड किया है, मैंने भी आईजीसी अटेंड किया है अपने अपने रिस्पेक्टिव कैंप्स में। जैसा कि आपको सर ने बताया, सौरभ सर ने, कि 6 महीने की ड्यूरेशन होती है, आरडीसी भी की भी ऐसी ही ड्यूरेशन होती है। मैंने लगभग सितंबर में स्टार्ट किया था, सितंबर 2022 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। इवन मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे थे और मैं एग्जाम देती थी और प्रैक्टिस करने जाती थी। मैं कल्चरल से गई थी, तो कल्चरल में अगर मैं ब्रीफ करूँ तो 4 इवेंट्स होते हैं, ग्रुप सॉन्ग और ग्रुप डांस होगा, एंड एवरीथिंग इज लाइव। आपको गाना भी गाना है, एक अलग टीम गाना गा रही है और उसी गाने पे लाइव डांस हो रहा है। तो काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं कि प्लेड गाना है, अगर गाने वाली टीम ने हल्का सा ऊपर नीचे कर दिया तो डांस में ऊपर नीचे हो सकता है, तो काफ़ी रिस्क होता है और काफ़ी टैलेंट चाहिए होता है। मैं इस फील्ड में होकर मैंने बहुत टैलेंटेड लोगों से मिली हूँ आरडीसी में, जिनके सामने शायद मैं कुछ भी नहीं थी, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। कोरियोग्राफर्स, हम प्रोफेशनल कोरियोग्राफर्स के साथ काम करते हैं कल्चरल टीम, तो हमें काफ़ी कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ सीखा और जर्नी बहुत कठिन थी।
हम कल्चरल की प्रैक्टिस हमारी रात को 3-3 बजे तक चलती थी, सुबह 7 बजे से ड्रिल की प्रैक्टिस भी होती थी, तो सो नहीं पाते थे बिल्कुल, नींद नहीं मिलती थी, काफ़ी ब्रेकफास्ट नहीं खा पाते थे, दिन में 2 टाइम खाना खाते थे बस। तो काफ़ी मेहनत लगी है इन सब में, लेकिन इन द एंड जो मैंने अचीव करा है उस पे मुझे बहुत गर्व है। आरडीसी में मैंने और वाईपी जो होता है, जैसे वाईपी के बारे में बता दूँ, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। इसके बारे में मैं आऊंगा, आगे आऊंगा। नहीं, मैं अभी बता रही थी कि दूसरे कंट्रीज से भी कैडेट्स हमारे यहाँ आते हैं इंडिया, अच्छा, तो वो आरडीसी में आए हुए थे, तो उनका जो प्रोग्राम्स होता है, कल्चरल होता है, उसके लिए मैंने एंकरिंग करी थी। ये मेरा अच्छा। आरडीसी का एक इवेंट था, तो ये तमाम चीज़ें मैंने करी हैं। और आरडीसी से आने के बाद यहाँ पे मुझे गवर्नर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। हमारी जो गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया था, जिसके साथ एक छोटा कैश प्राइज़ भी मिला था, और वो अपने आप में ही एक बहुत गर्व की बात थी मेरे लिए। तो काफी लंबा बोल दे, सब कुछ बता दिया, और ऐसे हमको डर लग रहा था कि हमारा आगे वाला प्रश्न भी ना खत्म कर दे। तो हमारा आगे वाला प्रश्न भी वैलिड रखना है। हालांकि आप इन्होंने बताया कि गवर्नर से, यानी कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय के भी कुलाधिपति, चांसलर, अभी वाइस चांसलर से आप लोग देखते होंगे, मिलते होंगे, लेकिन वो चांसलर हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी की वही चांसलर होती हैं जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया। तो उनसे ये सम्मानित हुई हैं। आगे के प्रश्न हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं फिर आगे पढ़ रहा था आपके बारे में, तो अभी अभी तो आप आए हैं पैरा बेसिक कोर्स करके। जी ये वही है ना जो जहाज से कूदा हाँ, जाता है? जहाज से कुछ देखिए, कहाँ, नहीं पहले ये बताइए, जहाज से कूदने में डर उड़ नहीं लग रहा था? देखिए डर तो लगता है हर चीज़ में। हुँ? हाँ, डर क्या, सामने से गाड़ी आ रही है तब भी आपको डर लगेगा, हाँ, तेज़ आ रही है रफ्तार में। लेकिन आपने सीखा यही है ना कि गाड़ी तेज़ आ रही है तो आप साइड हट जाओ। ऐसे ही हमें भी वहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कूदना कैसे है, कूद के बचना कैसे है। अब पैराशूट को नहीं पता कि कैडेट कूद रहा है, ऑफिसर कूद रहा है, कौन कूद रहा है। पैराशूट से गलती होगी, यही सिखाया गया हमें। आप पैराशूट से गलती करोगे, आप मरोगे। अच्छा, सीधे यही बोला गया है, क्योंकि आपका घुटना जा सकता है। इतने ऊपर से आप कूद रहे हो, हाँ, हाँ, आपकी स्पाइन, लोग बेड से कूदते हैं, बेड से गिरते हैं और लोगों का सर फट जाता है। 1250 फीट। वो तो 1300-1250 फीट है, तो उतने लगभग 400 मीटर बना, उतने ऊपर से कूद रहे हो आप। तो हमें सिखाया गया है, हमें धीरे धीरे पहले 2 फीट से, 4 फीट से, 6 फीट से, 12 फीट से कूदा के, फिर 15 फीट से, फिर 30 फीट से कूदा के टेस्ट लिया गया हमारा। उसके बाद हमें वहाँ से कूदा गया। डर लगता है वहाँ जब खड़े रहते हो, तो उतनी रफ्तार 240 की रफ्तार से प्लेन चल रहा होता है 1250 फीट पे। रैम्प खुलता है, आप ऐसे खड़े रहते हो पैराशूट पकड़ के, आगे रिजर्व पकड़ के, पीछे बहुत भारी पैराशूट होता है 20 किलो का, और कंधे ऐसे झुके रहेंगे, बहुत दर्द में रहोगे आप, लेकिन एक जोश रहेगा, कूदना है। कूद रहा है। खुला रैम्प, किस्मत से अगर आपने नीचे देख लिया, हाँ, फिर तो आपने डरना शुरू कर दिया। फिर आपको लगेगा कर क्या रहा हूँ। उस टाइम आता है कि भाई कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मतलब 1 सेकंड के लिए आता है। फिर ये होता है पीछे से, यहाँ पे लाइट होगी, येलो ऑन, हाँ। ग्रीन ऑन, गो ट्रेन पे कूद जाना है। गो। आपने को तो धक्का दे देंगे आपको। मैं यही पूछने वाला था कि ये सच में धक्का दे दिया जाता है या अगर फिर आप कूद सिर्फ गए, कहा जाता है, आप जैसे तमीज से पिक्चरों में कूद दिखाया गए, जाता है ना कि हाँ, धक्का दे दिया जाता है, तो सच में धक्का दिया अगर जाता आप है? तमीज से कूद गए, हाँ, ट्रेनिंग पे विश्वास रख के, डर लगेगा, उस हाँ। डर को आउटकम करना है, डर को दिखने नहीं देना और कूद जाना है। हाँ, ठीक है, तो डर तो नॉर्मल चीज है, इंसान को लगता ही है। हाँ, इवन जो लोग 500 जंप कर चुके हैं उनको भी डर लगता है, अच्छा, क्योंकि पैराशूट, हवा, जमीन किसी की सगी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो हम लोग उसको पैराशूट की छतरी माता बोलते हैं, तो उसको अपनी माँ की तरह रखते हैं, और माँ किसी को चोट लगने नहीं देगी, तो पैराशूट में बचा के रखेगी, बस ये भरोसा रखो। हाँ, तो ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, आपको भी कभी धक्का दिया गया कि आप कभी खुद से नहीं, कूद गए? बढ़िया खड़े होता हूँ मैं, तो हाँ। ऐसे दौड़ा, बस कूद गया, कूद गया। कोई डर नहीं। बस जब खुलता है ना वो, तो 4 सेकंड लगता है पैराशूट खुलने में। तो जब वो खुलता है ना, तो आप ऐसे गिर रहे होते हो, ऐसे छोटा पोजीशन बना के ऐसे गिर रहे होते हो। तो खुलता है तो 1 2 3 4 पे कंधे दोनों ऐसे लगते हैं कोई खींच रहा है, कंधे और पूरी बॉडी, क्योंकि पैराशूट खींच रहा है। अचानक में पैराशूट खुल रहा है, पहले तो आप गिर रहे हो, पास रखिए। पहले तो आप गिर रहे हो, अचानक में पैराशूट खुलेगा, तो आपके ये कंधे, आपकी बॉडी ऐसे लगेगा कोई खींच रहा है। तो वो दर्द का और रोमांच का अलग ही हाँ, जर्क वो खुशी और जर्क, गम हाँ, दोनों वो एक दोनों साथ। एक साथ आता है कि कहीं आप समझो पट्टा यहाँ होता है, यहाँ होता है, पट्टा यहाँ होता है, अब पट्टा कहीं गलत खींच गया तो कुछ और दब सकता है। बिल्कुल। तो वो भी ध्यान रखना है। जी। और हाथ कहीं खुल गया तो आप घूम जाओगे। तो ट्रेनिंग में सब कुछ बता दी जाती होगी? सब कुछ सिखाया जाता है इसके लिए कुछ ट्रेनिंग में, लिखवाया A भी to Z। जाता है आपको? मैं एफिडेविट आपको, की कुछ होगा तो उसके हाँ, अरे हाँ, इसका एनओसी बनता है कि बच्चा अगर मरा, बच्चे के हाथ पैर पेरेंट्स टूटा, सिग्नेचर होता होगा? सब कुछ होता है। देखिए हमारे जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे, उनको बोला जाता है पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर। तो वो क्या होते हैं, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर शायद, तो वो कूदना आपको सिखाते हैं। आपने टीम आकाश गंगा के नाम सुना है? हाँ, टीम आकाश गंगा क्या होता है, जब हवा से कूदते हैं वो लोग फॉर्मेशन बनाते हैं। हाँ। कभी आप प्रयागराज में भी शो हुआ था, जी, जी, तो अभी उसमें हुआ टीम था। आकाश गंगा थी। हाँ। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे ना, वो वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो टीम आकाश गंगा के ही थे। और हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो स्मार्ट थे बहुत ज़्यादा,
साजन दीपेंद्र सिंह। अच्छा। तो उन्होंने हमें सिखाया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तक इतनी बार कूद चुका हूँ, कभी मुझे कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा रिकॉर्ड है। तो उन्होंने हमें सिखाया हमें कैसे कुछ हो सकता था। बिल्कुल। तो डर लगता है, कुछ एक दो बच्चे कैसा ऐसे लगता थे। है ऊपर से, कैसा लगता है देखिए ये मैं जब बताऊँ, देखते हैं तो? सब कुछ छोटा लगेगा, हाँ, इतना बड़ा बड़ा, और जल्दी से जा रहा होगा। जल्दी से बीत रहा होगा। हाँ, जल्दी से बीत रहा होगा कि घर भर ऐसे निकल रहे होंगे। एक ड्रॉप जोन होगा, आगरा में होता है ये। आगरा में है पैरा ट्रूपर स्कूल, पीटीएस, पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल करके है। तो वो जितने भी इंडिया में स्पेशल फोर्सेस हैं, पैरा एसएफ, गरुड़, मार्कोस, सब वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं। जितने आप देखते हो जंप करते हैं, मरून मेरे पहनते हैं, सब वहाँ पे जंप करते ही करते हैं, नहीं तो आप नहीं बन सकते। वहाँ पे सीखते हैं, तो हमें भी उन्होंने सिखाया। तो वो सिखाते हैं, सब बीत रहा होगा, आप खड़ा रखेंगे, बोलेंगे कूदो, येलो ऑन ग्रीन ऑन गो। और गो में आग बंद करना है। 22 लोग की, अगर 21 लोग की, 20 लोग की जो भी स्टिक है, स्टिक बोलते हैं, क्योंकि आपके पीछे सब खड़े हैं, सब एक साथ दौड़ के कूदो 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 कूदो, और पैराशूट खुलते हुए बहुत आपने देखा होगा शायद पैराशूट ये बताइए कैसे खुलता है, अपने आप से खुलता है या आपको अपने कुछ साथ। दबाना इसको होता बोलते है? हैं, देखिए 2 टाइप की जंप होती है, एक होती है स्टैटिक जंप, एक होती है फ्री फॉल। हमारी स्टैटिक जंप थी। स्टैटिक जंप में क्या होगा, पैराशूट का हुक होता है, हुक को फंसा देंगे, एक तार होगा, तार पे, और आपको बस कूद जाना है। छोटा पोजीशन ऐसे मतलब बना के कूद जाना है। कूद गए 4 सेकंड में पैराशूट अपने आप खुल जाएगा। अच्छा, अपने एक आप। होता है फ्री फॉल। फ्री फॉल होता है 6000 फीट, 10,000 फीट, 20,000 फीट। तो वो आराम से उसमें गिरोगे आप, एक 5,000 6,000 पे पहुंचोगे, फिर आप पकड़ोगे अपना पैराशूट का यहाँ पे हैंडल, हाँ, पुल खुद से। खुद से। तो वो जो होता है वो ऑफिशियल्स का, वो अलग है, कॉम्बैट फ्री फॉलर्स बोलते हैं उनको। हाँ हाँ। वो वॉर के टाइम पे या फिर कोई स्पोर्ट्स चला उस टाइम पे करते हैं, वो हमें लागू नहीं था। एनसीसी को स्टैटिक जंप लागू था, वो भी 3। तो 3 जंप पूरा करके मैं आया। किस्मत मेरी अच्छी थी, हम 43 लोग थे, बस 13 लोग ही ऐसे थे जो 3 जंप कर पाए हैं, और सबने 2-2 जंप किया है। क्यों? क्योंकि स्टिक बनती है, ऐसे ग्रुप बनता है, ग्रुप समझ लो आप, हाँ हाँ। कि ये 12 लोग का ग्रुप है, ये 15 लोग का ग्रुप है। इतने बच्चे तो मैं जिस ग्रुप में था, उस ग्रुप में अग्निवीर आए थे, अच्छा। तो हमारे उनको साथ डाल दिया, हमें उनके साथ डाल दिया गया। तो हमारी किस्मत अच्छी थी, गुनिया था, हमारा जंप मिल गया। उसके बाद मौसम खराब हो गया, उन्हें जंप मिल नहीं पाया। तो देश के फौजी और भावी फौजी एक साथ मिल गए। एक साथ मिल गया, तो हमने जंप साथ में कर लिया, हाँ। और मुझे तो बहुत मजा आया। बढ़िया गिरा, गिर के, अब सबसे मुश्किल चीज है गिर के उठना। हाँ। गिर के पैराशूट में हवा भरी रहेगी, उसको बुझाना है, मतलब हवा निकालनी है, जी जी। फिर उसको पैक करना है, अच्छा, उस कड़ी खुद से? धूप में, हाँ, हाँ। पैक करना है, उसको फिर बोलते हैं, पेट हाँ। पर लेकर आना फिर भी होगा। फिर शूट करना है, फिर पीठ पे लेके 1.5 किलोमीटर लंबा ड्रॉप जोन है, फिर वो 1.5 किलोमीटर लेके जाना है। जाना है। तो कूदने में तो मजा आता है, लेकिन जो उसके बाद सजा है ना, कितना समय लगता है ऊपर से नीचे आने में? अब वजन के ऊपर है। जैसे मेरा वजन है 63 kg, तो मुझे लगा था लगभग 1 मिनट से 1 मिनट 20 सेकंड, हाँ लगभग 1 मिनट 20 सेकंड लगा था। जिसका वजन ज्यादा होगा उसको जल्दी 45 सेकंड 50 सेकंड, इसका वजन मेरे से कम होगा वो और लेट वो और करेगा। लेट आएगा, वो 1.5 मिनट में आएगा, 2 मिनट में आएगा, ऐसा होता है। ऐसा है। हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत, मैं गाली का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि पूरा प्योर रखना है। नहीं नहीं, वैसा कर सकते हैं, आर्मी में तो देखिए, और ज्यादा देखिए famous हमें है। हमारे इंस्ट्रक्टर ने पहले दिन ही क्या बोला हाँ। कि तुम लोग जंप करने आए हो। मैंने कहा यस सर। कोई चूतिया ही होगा जो प्लेन से कूदेगा, बताओ बेवकूफ, वो उड़ता हुआ प्लेन है, प्लेन में ट्रेवल करते हैं, कूदते हैं, हाँ। लेकिन तुम लोग ये चूतियाबा करने आ गए हो, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये करना कैसे है हाँ। और करके जिंदा बचना कैसे है। हाँ। तो इस टाइप से जोश बढ़ाया गया है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आप लोग एनसीसी से जुड़े, कई लोग जुड़ते हैं, ज्यादातर लोग जुड़ते हैं, लेकिन एनसीसी से हम अपने इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में कई लोगों को देखा हूँ, शुरुआत में तो जुड़ते हैं बड़े जोश से, वो 6 महीना साल भर के अंदर अंदर छोड़ देते हैं। आप लोगों ने छोड़ने की तो बात छोड़िए, आप लोग तो कहाँ के कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं ये जरा बताइए हमको। देखिए, जब मैंने अपना कैंप किया था टीएससी, AITSC, तो उस टाइम पे लगभग 5 महीने में एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाया था यहाँ की। तो थैंक्स टू हमारे जो HOD सर थे, OP शुक्ला सर, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं कि उनको मैंने बताया कि सर मेरा कैंप है, तो अटेंडेंस का उन्होंने संभाल लिया। आप अपने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, अटेंडेंस का मैं देख लूँगा। और हमारे थैंक्स टू बटालियन के जो CO सर हैं, SM सर हैं, एडम सर हैं, कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि चलो हम ये सब बात कर लेंगे। हमारे ANO सर हैं, उन्होंने किया कि हम बात कर लेंगे, तो अपना कैंप करो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ये नहीं कर पाते हैं। अब सुबह हम लोग यहाँ पे 6 बजे आ गए, वापस जा रहे हैं हम लोग 2 बजे 3 बजे, ना हम क्लास कर पाए, ना खाना खा रहे हैं। तो कई लोग ये झेल नहीं पाते हैं। कई BSc के, BCom के, BA के बच्चे हैं जिनको पढ़ाई ज़्यादा
हम भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब कैंप के बीच में तो पढ़ाई छूटेगी। अभी मैं 1 महीने का कैंप करके क्लास आया, छूटेगी लेकिन घर जाकर फिर पढ़ना वही क्लास छूटेगी, वो प्रोफेसर जो पढ़ाएंगे वो छूटेगा, छूटेगा। अटेंडेंस आपकी छूटेगी, छूटेगी, खुद से पढ़ना पड़ेगा। खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा। जी, तो आप बताइए भावनी जरा, आप तो लड़की है और लड़कियों का ज्यादा एक्चुअली अच्छे से समझ पाएगी। ये होता है, सबकी मैनेजरियल एबिलिटीज अलग अलग होती हैं। कोई अपने टाइम को कितना इफेक्टिवली मैनेज करता है, हम नहीं कह सकते मैं अलग मैनेज करूंगी, मेरा तरीका अलग है, सर का तरीका अलग है, बाकी कैडेट्स का तरीका अलग है। तो कोर्स में भी तमाम फ़र्क पड़ता है। कोई ये पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर, एनसीसी एक्स्ट्रा करिकुलर है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर को प्रायोरिटी दे रहे हो या अपने एकेडमिक्स को दे रहे हो। हम नहीं लाते 90% कॉलेज में, जो पढ़ते हैं वो लाते होंगे, जी जी। हम 70% में खुश हैं, बात ये है। तो इट इज़ नॉट बैड, 70% हाँ, बुरा बैड नहीं क्या है, है? आप पास हो रहे हो। बिल्कुल उस 70% के बदले अगर आपको गवर्नर से मेडल मिल रहा है या आप नेशनल लेवल का कुछ अचीवमेंट ला रहे हो, बिल्कुल। हमें वो सफाइस कर रहा है। बात होती है यूटिलिटी की, आपको किसी चीज़ से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किसी को पढ़ाई से मिल रहा है। मैं इस पे किसी को टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, नहीं नहीं, सबका मतलब अपना जिसको जो सही लगता है। हम पर्सनल प्रेफरेंस से एनसीसी ज़्यादा दिल से करते हैं। हमें पढ़ाई में हमें लगता है कि हम एनसीसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें। जो नहीं दे सकते, इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, वो खुशी-खुशी छोड़ दे, कोई इश्यू नहीं है। कई लोग छोड़ते हैं। हाँ, कई लोग छोड़ते भी हैं, मैं उनके लिए इसीलिए तो पढ़ाई पूछा, मैं तो ज़रूरी है। देखा हूँ ना कई लोगों को छोड़ते किसी-किसी हुए। की विल पावर होती है, कोई मतलब कम भी, मतलब वो बेसिक हम अचीवमेंट तो चलो, अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो तो आपका टाइम लगता है, बट नॉर्मल जो हम क्लासेस करवाते हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। कई लोग वो भी नहीं मैनेज कर पाते। वहाँ आ जाती है आपकी विल पावर कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, आप पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर साथ में मैनेज। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है एज फॉर पर्सनैलिटी, कि अगर आप अपना पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ नहीं, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो वो भी लाइफ में कुछ खास आपको वो प्रोवाइड नहीं कोई करेगा। फायदा नहीं। तो ये पॉइंट बस ये है कि हम लोगों ने प्रेफरेंस दी एनसीसी को, हमें एनसीसी ने भी उसके रिटर्न में बहुत कुछ दिया। ऐसा नहीं कि हम खाली हाथ आ गए हैं। बिल्कुल। बहुत लोग टाइम देते भी हैं, इतना नहीं अचीव कर पाते हैं, पर ठीक है, वो काफ़ी कुछ पर्सनली लाइफ में सीख जाते हैं। अचीवमेंट के अलावा भी सीख उन्हें बहुत मिल जाती है। तो वो एक सब्जेक्टिव व्यू है कि इंसान कैसे देखता है, प्लस इंसान अपना टाइम कैसे मैनेज करता है, उसके लिए लाइफ में क्या ज़रूरी है, या वो दो चीज़ को साथ में कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, या वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसे चूज़ करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। मुझे लगता है एक और रीज़न है, मैंने जो देखा है कई लोग में, कि हमारे जो उस्ताद हैं, तो ये फ़ौज है, फ़ौज का तरीका होता है गाली गलौज और थोड़ा सा मारपीट का, रगड़ा वाला तरीका, मारते नहीं है, बिल्कुल, रगड़ा वाला तरीका। बिल्कुल। और डांट देंगे। सीनियर्स भी इसको फॉलो करते हैं। हम भी अपने जूनियर्स को गलती करते हैं तो रगड़ा देते हैं, क्योंकि हमने पाया रगड़ा, हमने रगड़े से सीखा है, हम भी सिखाते हैं। तो कई लोग उसको झेल नहीं पाते हैं। जी, डिसिप्लिन नहीं झेल पा रहे। वही वो डिसिप्लिन जो है, वो जो आपने सही टाइम बोला, डिसिप्लिन जो है वो झेल नहीं पाते हैं, कि शेव करके आना है, जी। ठीक है, उनका फैशन बाल चल रहा है। कट रहने चाहिए, हमेशा हेडगियर पहन के रखना है, उनको बाल बड़े रखने हैं, उनको शेव नहीं करना है, उनको दाढ़ी बना के रखनी है, जो भी उनका रीजन जी हो। जी जी। तो यही- इस कारण की वजह से भी ये छोड़ देते हैं। सेम पॉइंट लड़कियों का भी है, थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा कोई पीआई बोल दे, हम बोल दे, लड़कियां थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव मानी जाती हैं। हाँ। अगर उन्हें थोड़ा डांट भी दो तो ऐठन में आ जाएंगी, कैसे डांट दिया होता है। ये मैं बहुत लेमन वर्ड यूज कर रही हूँ। वो अपना थोड़ा एटीट्यूड दिखाने लगेंगे, डांट कैसे दिया। अच्छा, ये एनसीसी में ये सब अलाउ नहीं है क्या? नहीं, अरे, इस सबसे भी दिक्कत होती है लड़कियों को। मैं हम वही- नोज पेन हटाते हैं, नाखून आपके बड़े नहीं हो सकते, ये सब तमाम डिसिप्लिन की चीजें हैं। कुछ लड़कियां, भाई घर पे शादी है, मैं तो कहती हूँ बढ़ाओ नाखून, लगाओ मेहंदी, मुझे दिक्कत नहीं है, जी। लेकिन फिर रगड़ा खाओ। उन्हें उससे दिक्कत है कि मैंने मैम आपको बताया, ऐसे नहीं होता है ना। हाँ, मैं भी 2 साल से कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सब लड़कियों को शौक होता है, बिल्कुल। लेकिन 2 साल से मैंने भी तो रोक के रखा है। मैं नहीं पहन रही कान में कुछ, हाथ में कुछ, मतलब ये नहीं कि मैं अभी यूनिफॉर्म में नहीं पहन रही हूँ, मैं पहनती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर दूसरे दिन आना है, उतारना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उस चीज़ से परहेज कर लिया है। जब एनसीसी हो जाएगा तब मेरी लाइफ मेरी है, तब मैं अपनी सिविल लाइफ में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक डिसिप्लिन होता है जो सब लोग पालन नहीं कर पाते हैं। वो सब्जेक्टिव चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, आप छोड़ दो, कोई फोर्स नहीं है आप पे कि आप करो ही करो, ये बात होती है। फिर मैं बड़ा महत्वपूर्ण चीज जानना चाहता हूँ, YET, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। रुक जाइएगा। आप रसिया गई थी, काफी दिन रही, रसिया में आई, रसिया को लेकर के भारत में बड़ा चर्चा रहता है, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें चर्चा करते हैं। ये बताइए, रसिया के लोगों से मिली, रसियन से मिली, आपको कैसा लगा? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। पहले मैं थोड़ा वाईपी के बारे में बता दूं। बिल्कुल। वाईपी का फुल फॉर्म होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, एनसीसी की एक्टिविटी है और सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस और हाईएस्ट कैंप होता है, क्योंकि आप इसमें अपनी कंट्री एज अ होल, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। जो वाईपी करके आते हैं उनको कैडेट यूथ एम्बेसडर्स बोलते हैं। जिस भी कंट्री को आप जाते हो, जैसे मैं हूँ कैडेट यूथ एम्बेसडर टू रशिया, ऐसे होता है। और वाईपी का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो आरडीसी में ही होता है। आरडीसी में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो भी कैडेट्स अपने एनसीसी के सेकंड ईयर में होते हैं। जैसे अगर कोई अभी
अभी आरडीसी करना चाहे तो वो वाईपी नहीं कर सकता अगले साल, क्योंकि वो आउट हो जाएगा एनसीसी से। मैंने लास्ट ईयर अपने सेकेंड ईयर में एनसीसी में आरडीसी किया, तो आई वाज एलिजिबल फॉर वाईपी। तो उसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है, ड्रिल होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। उससे आपका मेरिट बनता है, मार्क्स बनते हैं। हर एक 17 डायरेक्टरेट में से एक डायरेक्टरेट में से एक ही बच्चा एक कंट्री में से था। हम 10 बच्चे थे, सब अलग अलग डायरेक्टरेट से थे, और 2 ऑफिसर्स हमारे साथ गए थे। टोटल 12 लोग गए थे। 10 दिन का हमारा ट्रिप था, 12 दिन आना जाना मिला के। मतलब भारत से 10 एनसीसी कैडेट गए थे जी, अलग अलग स्टेट से। अलग रशिया अलग गए स्टेट थे, से। जी। उत्तर प्रदेश से कितने लोग गए थे? एक मैं आप? उत्तर प्रदेश से मैं अकेली, एक लड़की कर्नाटका गोवा की थी, एक लड़की महाराष्ट्र की थी, एक लड़की वेस्ट बंगाल की थी। इस तरीके से टू तमाम बी मोर स्पेसिफिक 63 बटालियन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ लखनऊ ग्रुप से गई थी, ये जी। अपनी बटालियन ये की तारीफ बहुत ज्यादा जिसने हमें इतना कुछ दिया, जी, बटालियन ने उसका काफी कुछ जिसने दिया हमें है। इतना कुछ दिया, उसकी तारीफ होनी ही है, उसका एकदम, नाम आना एकदम। ही अगर है। हम एनसीसी बटालियन के थ्रू हैं, बटालियन जी, सबसे छोटी यूनिट है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका नाम आना बिल्कुल। जरूरी है। हाँ, तो अब बताइए कैसा लगा रसिया? काफी अच्छा लगा। हम पहले दिल्ली गए थे 10 दिन हमने काफी प्रिपरेशन किया। काफी ऐसा भी कुछ नहीं हम है, देख रहे थे, आप लोग ऐसा काफी भी कुछ नहीं है कि पेन मजा ही कॉपी होता लेकर है, के सब कुछ। क्योंकि हम एनसीसी के थ्रू हमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होती है, जो हम वहाँ पे अपनी कंट्री की डिस्प्ले करते हैं। हमारे कंट्री का कल्चर, इकोनॉमी, सब चीज़ें उसमें कवर करते हैं। तो उनको दूसरे कंट्री को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी कंट्री के बारे में। तब फिर हम कल्चरल प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट्यूम्स हम यहाँ से लेके गए थे, तो काफ़ी मेहनत होती है वहाँ पे। 10 दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत होती है। हमारा रोज़ सुबह पीटी होता है। और रशिया में जब हम पहुँचे तो हम रात को लगभग 2 बजे पहुँचे थे, होटल पहुँच गए थे। हमारा होटल में स्टे था, हमें रूम्स वगैरह अलॉट हुए, 2-2 के पेयर्स में सब कैडेट्स थे। और फिर अगले दिन से हमारा प्रक्रिया शुरू हुई। हम घूमने गए। हम किसी दिन यूनिफॉर्म में घूमते थे, किसी दिन सिविल में घूमते थे। वहाँ का एक मिलिट्री, जैसे हमारे इंडिया में सैनिक स्कूल होता है, जी। वैसे वहाँ का मिलिट्री स्कूल था, सुवरोव मिलिट्री स्कूल उसका नाम था। वहाँ के कैडेट्स हमारे साथ इंटरेक्शन में रहते थे, क्योंकि स्कूल से एनसीसी का टाई अप था। तो हम पोस्ट लंच, मतलब लंच के बाद 2-3 बजे के बाद हमारा लंच स्कूल में ही होता था। फिर हम स्कूल में ही रहते थे, स्कूल की एक्टिविटीज़ देखते थे। तो स्कूल काफ़ी अच्छा था, स्कूल का एक्सपोजर। वहाँ पे सिमुलेटर था, ड्राइविंग सिमुलेटर, फायरिंग सिमुलेटर, और शिप मॉडलिंग, एरो मॉडलिंग। काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपना पास्ट प्रिजर्व करके रखा है। जिस तरीके से उन लोगों ने, बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, 3D प्रिंटर है, बहुत फैसिलिटीज़ मिल रखी हैं। रहते वो बच्चे कैडेट्स की तरह, उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म है, रोल कॉल होती है, सब आर्मी की तरह होता है। रशियन आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ के चीफ्स हैं। तो काफ़ी अच्छा था। थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हमें होती थी, तो हम रशियन में लैंग्वेज में कुछ फ्रेजेस सीख के गए थे। थैंक यू, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बाकी थैंक यू क्या ट्रांसलेटर, बोला जाता है? थैंक यू को स्पसीबा, हेलो को प्रिवियत। मैं नहीं बोलूंगा, कुछ और बोल दूंगा। समझ लीजिए थैंक तो यू को क्या इस बोला तरीके से काफ़ी बेसिक, ये इतनी प्रिपरेशन हम करके गए थे। जहाँ जहाँ हम घूमने वाले थे, हमारे पास शेड्यूल आ गया था, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ के गए थे। वहाँ हमें गाइड्स मिलते थे, गाइड हमें पूरा म्यूजियम दिखाते थे। इट इज़ फुल ऑफ म्यूजियम्स एंड कैथीड्रल्स। क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे, कैथोलिक्स नहीं है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। वो लोग क्रिसमस भी 7 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, और उनका बेसिकली क्रिसमस ट्री को वो न्यू ईयर ट्री कहते हैं। न्यू ईयर बहुत धूमधाम से मनता है। 25 थोड़ा दिसंबर को नहीं मनाते? नहीं, थोड़ा उनका ट्रेडिशंस फ़र्क है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, चर्चेज़, और बहुत सुंदर है, आर्ट बहुत अच्छी है, मोज़ाइक है, काफ़ी तरतीब से उन्होंने सब कुछ प्रिजर्व करके रखा है। और अब सबको अपने कल्चर के बारे में बहुत पता है। और एक कॉमन हमारा सेइंग है कि रशियंस थोड़े रूड होते हैं, माने जाते हैं। जहाँ हम गए थे, हम सेंट पीटर्सबर्ग में रुके थे। वहाँ के लोग बहुत पोलाइट थे, बहुत हॉस्पिटेबल थे। इवन जो स्कूल अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने हम लोग के हिसाब से खाना तक एडजस्ट किया। किसी ने हम लोग के लिए पुलाव बनाया। उतने मसाले उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो हम उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, बट वो कोशिश करते थे। हम वेजिटेरियंस हैं, तो हमें ऑप्शंस दें। मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी कम होते हैं। अंडा भी नहीं खाती हूँ, और वहाँ अंडा एक कोर एलिमेंट है खाने में। पैनकेक्स बनेंगे तो भी अंडा होगा। तो काफ़ी थोड़ी खाने की मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट ऑल इन ऑल ट्रिप बहुत अच्छी थी। एक्सपोजर बहुत अच्छा था, वंस इन अ लाइफ टाइम था। एक आईएफएस की पोस्ट होती है, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया टू सेंट पीटर्सबर्ग। उनके रेजिडेंस में हम फॉर्मल्स में गए थे डिनर के लिए। वहाँ पे हमारे एम्बेसी ऑफ इंडिया जो मॉस्को में है, वहाँ से एयर अटैचे आए थे, जो एयर कॉमोडोर शैलेश रंजन, और डेप्यूटी एयर अटैचे भी आए थे, जिनका नाम था विंग कमांडर किरण एविर। अच्छा, तो इन ऑफिशियल से हम मिले, भारतीय सेना के, एयरफोर्स के इतने बड़े अधिकारियों से हम मिले, कॉन्सुलेट जनरल से मिले, आईएफएस ऑफिसर से। तो काफ़ी उनके साथ हमारा डिनर हुआ। उस दिन हमें इंडियन खाना भी मिला, तो काफ़ी खुशी थी। वो ऑलमोस्ट आखिरी दिन हुआ था। और रशिया में फेमस है बैले डांस जो होता है, हमने वो देखा। और फिर सर्कस रशिया का बहुत फेमस है। इवन मेरा नाम जोकर जो मूवी है, वो रशियन सर्कस पे बेस्ड है। तो हमें रशियन सर्कस, ऑथेंटिक रशियन सर्कस देखने का मौका मिला। ट्रिप बहुत अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अंतर बताइए हमें। भारत में आप रहती हैं, हमेशा भारत में जन्म ली और भारत में बड़ा हुई, अभी बिल्कुल। तक भारत में ही रहना ही भी है बिल्कुल शायद से बिल्कुल आगे। बिल्कुल।
लेकिन रसिया जब गई तो क्या अंतर पाई आप रसिया में और अंतर भारत में? सबसे पहला अंतर मैं बताऊंगी, अच्छाई बुराई नहीं करूंगी, लेकिन एक क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट था वहाँ का। जैसे हमारे यहाँ एक्सट्रीम, स्पेसिफिकली लखनऊ में काफ़ी नॉर्थ में एक्सट्रीम होता है, बहुत गर्मी है, बहुत जी। सर्दी है। वहाँ अगर गर्मी भी हो रही थी तो वो यहाँ का नवंबर था, अच्छा। लखनऊ का। तो क्लाइमेट बहुत अच्छा था, जैसे हम इनर पहनते थे, स्वेटशर्ट पहनते थे, फिर एक जैकेट पहनते थे ऊपर, ये सब अंतर थे। वहाँ के लोगों का सिविक सेंस बहुत अच्छा था। 3 प्रकार के डस्टबिन थे, एक एकदम कचड़ा, उसका कुछ नहीं हो सकता, एक रिसाइक्लेबल, एक बायोडिग्रेडेबल जो गीला कचड़ा जिसे हम बोलते हैं। और वहाँ पे भी मैं देख रही थी बहुत सफाई थी, डिवाइडर नहीं है सड़क पे, गोल चक्कर राउंड अबाउट पे कुछ वो नहीं है। बट जिस तरीके से गाड़ियाँ चलती थी, सिग्नल फॉलो होते थे, जाम लगाए तो भी गाड़ियों में 5 फीट का अंतर रहेगा, ज़ीब्रा क्रॉसिंग से 5 फीट पहले गाड़ियाँ रुक जाएंगी। तो ये सब तमाम चीज़ें वहाँ के सिविक सेंस, वहाँ के लोगों के बिहेवियर पब्लिक में देखने के बाद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, आप बस में खा नहीं सकते हैं, पब्लिक बस में अगर आप जी, जा रहे हैं, जी। 5,000 रूबल्स का चालान है। तो ये सब चीज़ें हमें, ऐसा मैं कहूँगी, सीख मिली है जो इंडिया में भी इंडिया के लोगों को, भारतीय नागरिकों को सीखनी चाहिए। इससे ओवरऑल इंडिया का बेटरमेंट होगा। बाकी जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी वो वही खाना था, क्योंकि स्वाद जो इंडिया का है मसालों का, वो कहीं तो नहीं मिल वो सकता नहीं है। मिल फ़र्क यही था, खाने का था, मौसम का था, सिविक सेंस का था, लोग थोड़े अलग थे। और वहाँ ये सिगरेट और वेप का कल्चर काफ़ी है, स्मोकिंग बहुत कॉमन है, बट ड्रिंकिंग पब्लिक अलाउड नहीं है, फाइन पड़ता है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, सड़कें बहुत साफ रहती है, अदरवाइज़ फाइन कटेगा। और काफ़ी लोकल से बात करी मैंने, इंटरैक्ट किया। मैं फ़ोकस करती थी कि खरीदने और घूमने ज़्यादा मैं लोकल से बात करके वहाँ की चीज़ें जानने में फ़ोकस करूँ। तो वहाँ पे मैंने खूब इन्वेस्ट किया अपना टाइम, लोकल से काफ़ी बात हुई, दोस्त भी बने मेरे, एक्सचेंज कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड अभी बात-वात होती है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कुछ लाया नहीं मुझे वहां से याद के लिए? लाई हूँ तमाम, वहाँ से उन्होंने, हमें स्कूल ने हैम्पर दिया था, उसमें तमाम कुछ रशियन डेकोरेटिव आइटम्स थे। तो ऐसा था, महँगा बहुत है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इंडियन सिटी से कंपेयर करें, यहाँ पे जो चीज़ अच्छा, 10 पैसा कैसे ले गई थी? कैश में ले गए थे सारा, यहीं से मिला था? कन्वर्ट करा के। तो ये तमाम चीज़ें सीखने को बहुत कुछ मिला। दूसरी कंट्री जाने का मौका शायद मुझे नहीं लगता कि अगर अपने एक्सपेंस पे मैं जाना चाहूँ अगले 5 साल में सेटल होने के बावजूद, तो मैं जा पाऊँगी। भारतीय सरकार ने और रशियन सरकार ने हम पे काफ़ी खर्चा किया। मतलब बेस्ट टू बेस्ट स्टे देना, बेस्ट टू बेस्ट फ्लाइट देना, तो काफ़ी अच्छा था। हालाँकि फ़्लाइट की जर्नी बहुत टायरिंग थी, 2-2 फ्लाइट्स हमें चेंज करनी थी। जाते समय हम दिल्ली से इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से सेंट पीटर्सबर्ग, और आते समय सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को और मॉस्को से दिल्ली। तो चेंज था फ्लाइट में, एयरपोर्ट्स में हमें रुकना था 8-8 घंटे, 4-4 घंटे। तो लंबा प्रोसेस था, लेकिन सारा खर्चा किसने उठाया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि हम भारतीय से, एक होता है कि आप अपने पैसे घूम रहे हैं, वो एक अलग अचीवमेंट है, लेकिन एक होता है कि सरकार आपको घुमा रही है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, बिल्कुल। तो वो मैं कहती हूँ एक अलग गर्व की बात है। और एनसीसी ना होता तो शायद मुझे ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती। और हमारा एनसीसी से ही जुड़ा प्रश्न है कि एनसीसी से कैसे लोगों को जुड़ना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? कैसे लोगों को मतलब? कैसे लोगों को जुड़ना चाहिए जिसका किसमें क्षेत्र में रुचि हो जी, तो जुड़े? देखिए, एनसीसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका फ़ौज में रुचि हो तभी जुड़ो आप। कोई भी एनसीसी जुड़ सकता है, वो अगर फिज़िकली फ़िट है, मेंटली फ़िट है तो। एनसीसी सबको वेलकम करती है, कोई हाइट का बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, एज का बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होना चाहिए, पहला ये है। किसी भी कॉलेज में, अगर विश्वविद्यालय में नहीं है तो विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज में भी होगा, तो ओपन वैकेंसी से भर्ती हो सकता है। एनसीसी स्कूलों में मिलती है, अगर आपने स्कूल में ज्वाइन कर रखा है तो आप ए और बी स्कूल से करके आए, और सी भी यहाँ आके कर सकते हो आप। और लेकिन एनसीसी उनके लिए बेनिफिशियल है जिनको फौज में ही जाना है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको रिटन एग्जाम नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी अग्निवीर आ गया है तो आपको थोड़ा सा छूट मिलता है, रिटन एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन जिसको ऑफिसर बनना है फौज में, उसके लिए एनसीसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री देगी। स्पेशल एंट्री क्या होता है कि आपको रिटन एग्जाम नहीं निकालना पड़ेगा, सीडीएस का, अच्छा। ओटीए का, आपको डायरेक्ट एसएसबी जाने का मौका मिलेगा। हाँ, कंपटीशन बहुत रहेगा, सीटें कम रहेंगी, क्योंकि भाई आप रिटन नहीं निकाल रहे हो, जी जी। आप एक जो छाटने का वो है, वो पहले ही आपने मार्कडन जो है हटा दिया है। तो जो सी कर ले रहे हैं, सी के एग्जाम में जिनका अल्फा आ गया, वो एसएसबी जा सकते हैं। अल्फा मतलब इसमें अल्फा ग्रेड मतलब होता है ग्रेड होता है, जैसे आपने एग्जाम दिया। कि कौन कौन से ग्रेड मिलता है? हाँ, सबसे हाँ, बेस्ट ग्रेड अल्फा अल्फा, होता है। अल्फा, और बीटा। वही वही अल्फा, बीटा, चार्ली। अच्छा। तो चार्ली वाले, वही अल्फा, ब्रावो, चार्ली, तो चार्ली वाले नहीं जा सकते हैं एसएसबी देने, ब्रावो वाले और अल्फा वाले जा ग्रेड सकते हैं। कौन देता है और किस आधार पर? देखिए, आपका सी का एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। आप रिटन एग्जाम दोगे तो कॉपीज चेक होंगी, कॉपीज चेक करेंगे पीआई, आपके सूबेदार,
आपके ऑफिसर्स कॉपी चेक करेंगे, वो कॉपी चेक करके आपको नंबर देंगे। आपने से कोई कैंप किया है, जैसे मैंने टीएससी किया है, पैरा बेसिक किया है, तो मुझे उसके एक्स्ट्रा 25 नंबर मिल जाएंगे। जैसे मैम ने आरडीसी किया है तो इनको एक्स्ट्रा 50 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, तो इसके भी बेनिफिट है, अब बहुत इसमें भी benefit हो बेनिफिट गया है। ना हाँ, फिर तो। अंतर पता चल ही जाता है। कोई अगर 10-15 नंबर से कहीं रुक रहे हो आप, तो 25 नंबर मिल गया आपको, 50 नंबर मिल तो गया। आपका कब कंप्लीट हो गया या कंप्लीट हो गया है? फरवरी में मेरा एनसीसी खत्म हो जाएगा। फरवरी में जहां तक है, फरवरी के किसी संडे को मेरा रिटर्न एग्जाम होगा, उस दिन मेरा एनसीसी समाप्त। 2 साल हो चुका है, फिर तीसरा अल्फा साल मिल चल रहा है। हाँ, जाएगा। अल्फा मिल जाएगा, वो तो लिखने के ऊपर है। अब जैसे बी का हमने एग्जाम दिया था, ब्रावो का एग्जाम दिया था हमने ना, ये बी का अपना, तो बी के एग्जाम में हमें अल्फा मिला है, क्योंकि हमने रिटर्न अच्छा दिया था, ऊपर से नंबर भी अच्छे मिल गए हमें। फिर सी में अब देखिए क्या होता है, सी में हम देंगे, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जी बताइए भावनी। कि एनसीसी 2 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, प्रिसाइजली बताने के लिए। और फौज के लिए जैसे कि सर ने बताया, वो तो है ही अच्छी बात कि एक आपको स्पेशल एंट्री मिल रही है, सीधे एसएसबी में बैठ सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर आपको फौज नहीं भी ज्वाइन करना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी में भी जाना है, एनसीसी की वैसे तो सरकारी नौकरियों में वेटेज होती है 15%, 5%, 10%, अलग अलग नौकरियां, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके के परसेंटेज ऑफ प्लस मार्क्स आपको मिलते हैं, ग्रेस मार्क्स एनसीसी के थ्रू, सी सर्टिफिकेट होल्डर के। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो एनसीसी आपको देता है वो होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं, इवेंट कराते हैं, आप स्टेज पे आके बोलेंगे, स्पीच देंगे, डिबेट करेंगे, ड्रिल करेंगे, फिजिकली फिट होंगे, तो आपकी एलिजिबिलिटी हर तरीके से बढ़ती है। आप ऑफिसर्स के बीच में रहेंगे, आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, आपकी बियरिंग अच्छी होगी, स्मार्टनेस आएगी, डिसिप्लिन आता है लाइफ में। तो ओवरऑल आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी पर्सनैलिटी और डिसिप्लिन के लिए एनसीसी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फौज में जाना हो तो और अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा अचीव करिए। लेकिन फौज में नहीं भी जाना है, आप नॉर्मल एज अ कैडेट एनरोल हो जाइए, आप कुछ मत करिए, आप अपना 2 कैंप करके साल में सी सर्टिफिकेट पाइए, लेकिन वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही प्रोवाइड करेगा। एनसीसी कभी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, ये मैं बता दे रही हूँ। बिल्कुल, ये बात तो सही है जी। आगे मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग के अंदर जब आप लोग एनसीसी से नहीं जुड़े थे तब, और जब आप लोग एनसीसी से जुड़ गए तब, क्या-क्या बदलाव देखने को मिले आप लोग के अंदर? बहुत बदलाव देखने को मिले होंगे, हाँ, बताइए। एनसीसी से जब नहीं जुड़े थे, तो मैं क्या अपने घर का बहुत दुलारा बच्चा हूँ। दुलारा जानते हैं आप? जी, लाडला, बहुत लाडला। बस। राजा हाँ, बेटा। राजा बेटा। राजा तो बेटा। मैं किसी की सुनता नहीं था। कोई मेरे से ऊंची आवाज में बात कर ले, तो उस दिन महाभारत होती थी घर पे। अच्छा, लेकिन एनसीसी से आने के बाद सीनियर या उस्ताद सब ऊंची आवाज में बात करते हैं। स्टार्टिंग में तो बुरा लगा, लेकिन पहले नाक पर गुस्सा होता होगा। नाक स्टार्टिंग में था, हाँ, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये तरीका ही यही है, और उसने मुझे चेंज किया। अब कोई कुछ भी बोले, कोई अगर मैं बोल रहा हूँ, सामने से बंदे कोई गाली देकर चला जाए, कोई फर्क नहीं तो पड़ता। जाओ। तुम खुद अपनी गाली हाँ वापस भाई, ले गए। जो मैं जो हूँ इस टाइम पे, वो अभी तुम नहीं हो। जी, जी, जी। सीधी बात है। तुम अभी हमारे जवाब के भाई काबिल जवाब नहीं के हो। काबिल नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बहस करूं। जी, तो अभी ऐसा हो गया है, क्योंकि सहन शक्ति आ गई है, दूसरा डिसिप्लिन आ गया है। कैंप के बीच में सुबह ठंडियों में 5 बजे, 5 तो नहीं, 5 तो नहीं, कैंप के बीच में, हाँ, 4:30, 4 कोहरे में, ठंडियों में उठा देते थे। अब गर्मियों में तो हमारा फॉल इन 5 बजे होता ही होता है। तो अब 5 बजे फॉल इन है, एक रूम में 40 बच्चे हैं, उठना कितने बजे? 3:30 बजे, 3 बजे, तभी आप नहा पाओगे, फ्रेश हो पाओगे। तो 3 बजे उठ जा रहे हो, और 3 बजे 10 दिन लगातार उठ रहे हो। अभी मैं कैंप करके आया पैरा बेसिक 25 दिन का, तो 25 दिन ऐसे ही था मेरा कि सुबह 3:30, 4 तक उठते थे, क्योंकि हमारा 5:30 बजे लंच होता था, ब्रेकफास्ट होता था सुबह 5:30 बजे। अच्छा, तो उसके लिए हमें उठना पड़ता था 4 बजे, कभी कभी 3:30 बजे, क्योंकि भीड़ भी बहुत थी। तो उठा, बढ़िया रोज शेव करना पड़ता था। ये भी एक तरीके, क्योंकि ऐसे रगड़ते थे, और अगर आपका अगर हल्के, चुभ गया तो बस फिर बस बस हल्का सा भी समझ चुभा तो समझ जाएंगे, फिर आपको रगड़ा मिलेगा, आपको जो भी मतलब सजा दे जी, वो। जी। तो ये सब था, तो डिसिप्लिन आया, दूसरा सहन शक्ति आई, तीसरा कैरेक्टर डेवलप हुआ। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर मैं कोई चीज गलत भी बोल दूं तो आप जान नहीं पाओगे गलत बोलना, क्योंकि मैं इतने नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस दिया एनसीसी ने। दूसरा चीज ये है कि हमें बहुत अधिक जानकारी वही, नहीं है, आप लोग बोल सकते अगर हैं। मैंने नोटिस किया है कि लेकिन जिसको कमेंट में जरूर आ जाएगा रिप्लाई। जिसको जानकारी भी है, जी, अगर उसके सामने भी खड़े होके इतने कॉन्फिडेंस से आप बोलोगे, हाँ। तो एक पल को वो भी सोच में पड़ बिल्कुल जाता ऑन द स्पॉट तो लहे है, डाउट, हाँ, कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ ऐसा हाँ। करके, पता है। तो कॉन्फिडेंस दिया एनसीसी ने, और एनसीसी ने नाम दिया है। अब यूनिवर्सिटी में इस टाइम पे 160 बच्चे एसडीज मतलब लड़के हैं, और लगभग 55 लड़कियां हैं, लगभग 200-250 बच्चे हैं। तो ये लोग जब भी देखते हैं तो उनमें एक अलग पहचान है। तो उनमें एक अलग पहचान है कि मैं सीनियर हूँ, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर हूँ अपने बटालियन का, तो रुक के जॉइन आप करते भी हैं। क्या हाँ, ये भी सीनियर अंडर ऑफिसर है। दोनों लोग। तो
कोई नॉर्मल जो बच्चा जा रहा है, छात्र जा रहा है, क्या उसको कोई भी बच्चा कभी रुक के जय हिंद सर ऐसे किया है? आपको करता है? हमें करते हैं क्योंकि हमने वो वही हम क्योंकि हमने किया है, वो हमने अचीव किया है, और हमने अपने जूनियर्स को मोटिवेट इतना किया है, हमने सिखाया इतना अच्छा, और वो भी अपने जूनियर्स को इतना अच्छा सिखा पाएंगे, तभी ऐसा हो पाएगा ना। अच्छा, ये कितने लोग बनते हैं ये जो आपने सीनियर अंडर? एक रैंक है, एक लड़का एक लड़की। लड़कों का एक आप ही दोनों लोगों? हाँ, और फिर इसके बाद अलग रैंक एनसीसी होती के है। टॉप मोस्ट जो लोग हैं वो अभी हमारे साथ है। चलिए आप अपना बताइए क्या क्या चेंजेस देखे। अच्छा, पहले दो तो चीजें मैं जानना चाहूंगा, क्या चेंजेस देखी और लड़की होने के बाद क्या चैलेंजेस आपने फेस किया? ठीक है। तो पहले तो चेंजेस जैसे कि बेसिक चेंजेस सौरभ सर ने बताए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और सहन शक्ति आती है, बहुत ज़्यादा आती है। बहुत कुछ आप सीखते हो लाइफ में, उस तरीके से आपकी लाइफ नहीं चलती है। अगर आज जैसे ही कल रात को हमें फ़ोन आ गया कि आज क्लास है, 9 बजे आया, हमें खुद तो आना ही है, बच्चे भी बुलाने ही हैं। हम पीआई स्टाफ को मना नहीं कर सकते कि सर हम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम एसईओ हैं, हमारे ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो काम करवाना, कैसे करवाना है, क्या टैक्टिक्स, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारे अंदर आई है। स्पेसिफिकली ये पद पाके रैंक जब हमने एनसीसी में पाई है, जब हम 160 की नफरी, 55 की नफरी के कमांड कर रहे हैं, उनके लीडर हैं, तो जिम्मेदारी आई है सबकी, जवाबदारी आई है, अकाउंटेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि कोई 10 जो कैडेट आए हैं उनमें से किसी एक से नहीं पूछेगा कि तुम लोग कितने आए हो, क्यों नहीं आए हो। आके सर मुझसे पूछेंगे तुम्हारी 10 आई थी, क्यों आई थी, 55 क्यों नहीं आई थी। तो जवाबदारी आती है, अकाउंटेबिलिटी, कैसे हम लोगों की अकाउंटेबिलिटी लें, कैसे हम उन्हें बुलाएं, कैसे उनसे काम कराएं, काम करवाना तरतीब से, डिसिप्लिन जैसे कि सर ने बताया, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। ओवरऑल जब मैं नई नई कैडेट थी, मैं इतने अच्छे से नहीं अपनी यूनिफॉर्म पहनती थी। कैंप्स करके सीख के आया, यूनिफॉर्म पहनने की तरतीब आई है, इतनी चीज़ें पहले अचीव टोपी करी पहले हैं। कवर नहीं करता होगा तो कुछ छूट जाता होगा। कुछ ना कुछ भूल जाते थे, जी। बेल्ट ढीली होती थी कुछ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। नाखून भूल जाती थी कि मेहंदी नहीं लगानी है, लगा लेती थी पे फर्स्ट ईयर में। लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अब उन चीज़ों से मन हट गया और मन एनसीसी में लग गया है कि हाँ, कर रही हूँ तो दिल से कर रही हूँ। और इतना रम गए हैं कि अब लगता नहीं है कि एनसीसी कुछ अलग है। कॉलेज आते हैं तो एनसीसी के लिए ही आते यही हैं, हर लाइफ है। दूसरे दिन एनसीसी लाइफ होगी एग्जैक्टली। जी। जब तक अब सी सर्टिफिकेट पूरा नहीं होता, तो इतना रमा दिया एनसीसी ने अपने में कि जब शुरू में एनसीसी में आई थी तो एक पर्सनल वो बताऊंगी, मैं सोचती थी एनसीसी तो प्रोफेशनल चीज़ रहेगी, बाकी अपनी जो लाइफ है वो प्राइवेट रहेगी। लेकिन किस्मत से एनसीसी ने ही मुझे ऐसे दोस्त दे दिए हैं, एक सौरभ सर हो गए, नारायणी मैम है, तो ऐसे कह सकती हूँ जिगरी दोस्त दे दिए हैं 2 साल में ही, कि एनसीसी के बाहर अब अच्छा नहीं लगता है, एनसीसी में ही फैमिली जैसी बन गई है। तो नारायणी मैम, लक्ष्य क्या है आप लोग का? अपना लक्ष्य बताइए। जी, मुझे फ़ौज ज्वाइन करनी है एज एन ऑफिसर। फ़ौज में ऑफिसर बनना है क्योंकि मेरी जो 3 पीढ़ियाँ हैं वो इसी में है। मेरे पिताजी, उनके, तो दादाजी। हाँ, वो लेगेसी मेंटेन रखनी है, पहली चीज़ है। मैंने एनडीए भी दिया, मैंने जैसे बताया था, उसमें नहीं हो पाया, बट अब मैं सीडीएस की तैयारी करूंगा। एसएसबी मुझे, जो एनसीसी मुझे बोनस पॉइंट्स देगी, बोनस ऐसे वो देगी, इंटरव्यू देगी, और मैं रिटन एग्जाम निकाल के भी आईएमए का और ओटीए का सीडीएस में ट्राई करूंगा, जिससे मैं ऑफिसर बन सकूं फौज में। अब बताइए। मेरा भी सिमिलर एम है, मुझे इंडियन आर्मी में ऑफिसर की तरह ज्वाइन करना है। और इसी के रिगार्डिंग सुपर 30 का बोल, बिल्कुल। तो नहीं, मुझे कहा आपका वीडियो है, नहीं तो नहीं, मैं अभी आपने पूछूंगा, वो पूछा तो नहीं मेरा ना। प्रश्न है, अभी 2-3 प्रश्न है, ऐसा मत कहिए कि खत्म हो गया। हाँ, तो वही सेम सिमिलर हमारा दोनों का अलाइन गोल्स हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं, एज एन ऑफिसर जाना चाहते हैं। और इसका जुनून काफ़ी चीज़ों से आया है। एनसीसी स्पेसिफिकली एनसीसी जब से ज्वाइन किया है, ऑफिसर्स के बीच में रही हूँ, बहुत सारे ऑफिसर्स से मिली हूँ, इंटरैक्ट किया है, तो उनकी पर्सनैलिटी में जो एक चार्म है वो अपनी पर्सनैलिटी में भी चाहती हूँ। वो ट्रेनिंग मैं भी गो थ्रू करना चाहती हूँ जो ऑफिसर्स को मिलती है। और एक अलग रुतबा होता है इस जॉब का, जो कि हम सभी को पता है आर्मी और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स का। तो बस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुझे भी एक ऑफिसर की तरह इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। जी। अब दोनों लोग एक चीज किए हैं, सुपर 30 एसएसबी कैंप, दोनों लोग एक साथ किए हैं। जी, कैसा अनुभव रहा और क्या है उसके बारे में पहले बताइए, और कैसा अनुभव रहा? ठीक है। एनसीसी में क्या होता है, स्पेशल एंट्री मिलती है, तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको एसएसबी के बारे में पता ही नहीं होता है, तो वो लोग जाते हैं और पहले स्टेज में, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, बाहर हो जाते हैं। तो एनसीसी, सबसे फर्स्ट हाँ, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग सबसे एसएसबी ज्यादा में, लोग निकाले जाते होंगे। जी, एसएसबी 5 दिन की होती है। जी। पहले दिन स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद अलग अलग प्रोसीजर है। अच्छा, इसमें ये सुना है कि पहले दिन ही जो निकाले गए वो निकाल दिए गए, नहीं तो सीधे 5वें दिन बस निकाले बस, हाँ, पहले दिन हुआ तो स्क्रीन आउट, 5वें दिन निकले तो कॉन्फ्रेंस आउट, 2 ही टर्म है इसमें।
बीच में नहीं, आपको तीसरे चौथे दिन नहीं निकालेंगे, आपको पहले दिन या फिर 5वें दिन, भले आप दूसरे दिन ही खराब करना शुरू कर दो, हाँ, रखेंगे नहीं आपको निकालेंगे। 5वें दिन तक। हाँ, तो स्पेशलिटी बोल रहा हूँ, ये सुपर 30 कैंप क्या है, ये एनसीसी का एक इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू जो बच्चे काबिल लगते हैं, सिलेक्शन होता है इसका भी। जी, मैंने इंटरव्यू देकर मैं सेलेक्ट हुआ था बटालियन में, सीओ सर को इंटरव्यू दिया था मैंने, जी। कई 4-5 बच्चे आए थे उनके बीच में कि हाँ इसमें काबिलियत है, थोड़ा कैलिबर है, इसको हम थोड़ी कोचिंग देंगे, कोचिंग है, एक फ्री कोचिंग है, अच्छा, थोड़ी कोचिंग देंगे तो ये अच्छा कर सकता है। तो अगर आप ये सेम कोचिंग करने जाओगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जी, जी। तो चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है और इलाहाबाद में है, वहाँ इलाहाबाद में जाओगे, तो भरे पड़े हैं। वहाँ जाओगे हाँ तो 25,000, 30,000, 15 दिन 40,000, से। 15 दिन का लगता है। अच्छा, बट एनसीसी आपको ये फ्री में प्रोवाइड की है। एनसीसी ने सुपर 30 एसएसबी कैंप आपको फ्री में प्रोवाइड किया है, 10 दिन का, 1 भी रुपए नहीं लगने हैं, आपका रहना खाना सब फ्री है वहाँ पर। जो भी और आपको सिखाने कौन आ रहा है, सर्विंग कर्नल्स, सर्विंग ऑफिसर्स आ रहे हैं आर्मी के। अच्छा, जैसे हमारे जो जीडीओ थे वो संदीप, संदीप कर्नल संदीप थे, हमारे जो वो थे आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे वो कर्नल समीर चौधरी थे, हमारे जो साइक थे 3 ऑफिसर थे, हमारे जो साइक थे वो थे SBS कर्नल एसबीएन यादव, एसबीएस यादव थे। तो वो तीनों सर्विंग है, एक 12 जाट में सर्विंग है, एक अभी सीओ है किसी एनसीसी बटालियन के, एक दूसरे भी गाजियाबाद के सीओ हैं। तो उनसे सीखना, और वो लोग एसएसबी में रहे हैं, बिल्कुल। उस बोर्ड में रहे हैं, वो उस चीज को जानते हैं, बारीकियां जानते हैं, तकनीकी वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकलिटीज वो जानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने वो सिखाया है हमें, तो बहुत बेनिफिट था इसका। सुपर 30 कैंप, जैसे कि मूवी सबने देखी होगी सुपर 30, हुँ, जो कुछ मैथ्स के इंजीनियरिंग वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए बनी थी, बिल्कुल। कि 30 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से। इसी तरीके से एनसीसी का इनिशिएटिव है, हर डायरेक्टरेट से, यूपी डायरेक्टरेट से, राजस्थान डायरेक्टरेट, गुजरात डायरेक्टरेट, इस तरीके से सारे ग्रुप से मिला के 30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वैकेंसी जाती है। हमारे में 31 थे, मैं 31वीं थी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी जी, कि वैकेंसी नहीं आती यूजुअली। लखनऊ ग्रुप में जो वैकेंसीज आती हैं वो गर्ल्स बटालियन, 1920 गर्ल्स बटालियन, उनको चली जाती है। मेरे जो ग्रुप कमांडर सर हैं मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझसे इम्प्रेस, मेरे अचीवमेंट से काफ़ी वो खुश हैं, मुझे प्रेफरेंस देते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम एसएसबी कैंप जा रही हो या नहीं, तो मैंने कहा कि सर वैकेंसी नहीं आई है। तो उन्होंने स्पेशली बात करके मेरे लिए वैकेंसी करवाई। तो हर ग्रुप से दो लड़के और एक लड़की आई थी। सिर्फ लखनऊ ग्रुप से 2 लड़के और 2 लड़कियां 4 गई लोग थी, थे हम। अच्छा। 4 लोग थे। तो सब लोग डाउट भी कर रहे थे कि मैं अच्छा 2 लड़कियां कैसे आई हैं। इट वाज बिकॉज मेरी स्पेशल वैकेंसी बनी थी, सुपर 30 नहीं सुपर 31 हो गया था, सुपर 31 हो गया था। और ओवरऑल एक्सपीरियंस, जैसे कि सर ने आपको ब्रीफ कर ही दिया, काफ़ी अच्छा था। हमें 10 दिन प्रॉपर एसएसबी के प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, स्क्रीनिंग कैसे होती है, क्या टेस्ट होते हैं, क्या हमें उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, किस चीज़ पे वर्क करना है, साइक टेस्ट कैसे होते हैं, क्या आता है, प्रॉपर रिटन टेस्ट हुए थे हमारे, सब कुछ। इंटरव्यू 2 क्या बोलते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ हुए थे हम लोग के। एक लड़कों का लिया था, एक लड़का, और थैंकफुली लड़कियों में मुझे चूज़ किया गया था, मेरा इंटरव्यू हुआ था, मॉक इंटरव्यू। तो ये सब एक बहुत अच्छा हमें वो बेसिकली एक्सपोजर प्रोवाइड किया और एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम एसएसबी को बिना किसी कोचिंग के सीख सकें। अब मैं ये कहूँगी, मुझे पता है मेरी कमियाँ क्या हैं, मुझे कहाँ वर्क करना है, मैं इंडिविजुअली वर्क कर सकती हूँ, मुझे अलग से कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि कहाँ मैं कम हूँ, मुझे एसएसबी देने के लिए क्या इम्प्रूव करना है। तो एक बहुत हेल्प हो गई एनसीसी के थ्रू, हमें फ्री में अपॉर्चुनिटी मिली है, बिना कोई अलग से कोचिंग ज्वाइन करे, टाइम दिए, 10 दिन का कैंप किया और एक काफ़ी अच्छा ऑफिसर्स से इंटरेक्शन हुआ। बेस्ट ऑफिसर्स हमें मिले, जो सर्विंग जीटीओ थे, सर्विंग आईओ थे, मतलब जीटीओ एज इन ग्रुप, सर्विंग साइकोलॉजिस्ट थे। तो वो लोग ये कर चुके हैं, वो लोग ऑफिसर्स को भर्ती करते हैं एकेडमीज में, तो उन्हें पता है कि वो ऑफिसर में क्या देखते हैं। तो वो हम में भी यही हम लोग को इनकलकेट करना चाह रहे होंगे। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सर और मैंने साथ में ही कैंप किया था। और एक और प्लस पॉइंट बताना चाहूँगी, इवैल्यूएशन होती है वहाँ पे, 30-31 जितने कैडेट्स होते हैं, तो टॉप 4 में सर और मैं दोनों ही शामिल थे। अरे वाह! लखनऊ ग्रुप का, वहाँ पे भी हम नाम करके आए थे, 63 बटालियन का टॉप नाम 4 करके आए में थे। 3 लखनऊ के थे, 3 लखनऊ टॉप के थे। 5 में 3 लखनऊ के थे। हाँ, टॉप 5 कैडेट्स जो वहाँ पे चूज हुए थे उसमें 3 हम लखनऊ के ही लखनऊ थे। के थे। तो काफ़ी हार्ट वार्मिंग भी कहूँगी, क्योंकि काफ़ी सीखने को मिला एनसीसी से। एनसीसी ने इतना कुछ दे दिया है कि मैं उसे कभी रिटर्न नहीं कर सकती हूँ। तो थैंक यू एनसीसी को और हमने विकास भाई को कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे कि हम बता पाए सबको सब कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ जानना ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में एकदम जानकारी नहीं होती है और वो लोग जानने की इच्छा रखते हैं लेकिन वो जान नहीं पाते हैं। बाकी आप लोगों के लिए जो भी शुभकामनाएँ आई हैं उसको आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर के कमेंट में देख सकते हैं। हाँ जी। इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे लोगों ने, अब वो सब हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल। और मैं अंत में ये जानना चाहूँगा, जो नए बच्चे जो एकदम अभी 12th में है या 12th पास करने वाले हैं अगले साल, और वो लोग एनसीसी उनके अंदर एक होता है ना, पहले से जॉइन तय करना, होता है हाँ कि आना है,
क्या सलाह देंगे उनको लास्ट में, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। जी आप भी दे दीजिएगा। सलाह यही और आप दूंगी, खास करके मैं चाहूंगा कि लड़कियों के लिए दीजिएगा। थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके आए। हाँ। जैसे मैंने काफी कुछ बता दिया कैसा माहौल है, बिल्कुल। तो उसके लिए प्रिपेयर होके आए। अगर वो यहाँ पे आके ऐसे बुरा वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगी, बट नौटंकी मैं बोलती हूँ, नौटंकी करेंगी, ड्रामा करेंगी कि चोट लग गई, धूप हो गई, काले हो गए, ये हो गया, नहीं होता है ऐसे। आप एक जैसे मैंने बोला फौज से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन, यूथ यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ट्रेनिंग वैसी ही मिलेगी, आपको फौजी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको लीनियंसी मिलेगी, आपके नाजुक उसको झेला जाएगा। आपको हार्ड बनना पड़ेगा, आपको रफ एंड टफ बनना ही पड़ेगा। आप उस ऑस्टेरिटीज को झेल नहीं पाएंगे तो यू आर नॉट फिट फॉर एनसीसी। इतना शौक एनसीसी ज्वाइन करने का बहुत अच्छी बात है, जुनून होना बहुत अच्छी बात है, बट जुनून के साथ आपको डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क भी चाहिए। सिर्फ जुनून से आप हर चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं, मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, झेलना आना पड़ेगा, बातें झेलना, फिजिकल चीज़ें झेलना, सबको झेलना आना पड़ेगा। और एज अ गर्ल एक्स्ट्रा चैलेंजेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन उन सब से जब आप उन्हें पार करके निकलोगे, खुद को साबित करोगे, तो अलग ही कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें जुनून बहुत होता है, लेकिन ना वो फिजिकली फिट हैं, ना उन्होंने पढ़ाई करी है। तो अभी से अगर आप ज्वाइन करना है, अभी है आपके पास 8-9 महीने हैं, क्योंकि अभी भर्ती हुई है, अब बाद में होगी 1 साल बाद लगेगी, 1 साल बाद तो 8-9 महीने 1 साल है। हाँ, वो लोग आए कि हाँ। तो अभी से आप दौड़ना शुरू कर दो, अच्छा। 1600 मीटर। टाइमिंग जितना कम कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो जितना अच्छा दौड़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ 300-400 बच्चे आते हैं, सेलेक्ट होते हैं 40-50, तो उस हिसाब से आप देख लो कि भाई दौड़ना शुरू कर दो। दूसरी चीज़, एनसीसी के बारे में जानना शुरू कर दो कि एनसीसी कब बनी थी, किसने बनाई थी, एनसीसी है क्या, एएनओ क्या होते हैं, फुल जीसीआई क्या होते हैं, फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये सब जानना शुरू कर दो। फौज के स्ट्रक्चर को समझना शुरू कर दो कि भाई, और जीएसजी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो आपको सिलेक्शन कैसे होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें रनिंग होगी, फिजिकल होता है या रिटन? फिजिकल, उसमें रनिंग होगी, आपका देखेंगे कि आप पुशअप पुलअप जो भी करवाएंगे वो हो गया, बहुत सिंपल है, लेकिन आप अगर हल्के से भी फिट हो तो आप कर लोगे। दूसरा रिटन टेस्ट होगा, रिटन भी सिंपल है, लेकिन आपको पढ़ के रखा है आपने तो बहुत नॉर्मल पूछ लेंगे कि कितने डायरेक्टरेट है एनसीसी में, या फिर जीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, एएनओ का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। फिर होगा आपका एक मेडिकल टेस्ट, मेडिकल में कहीं आपको नॉकनीस तो नहीं है, कहीं आपको एल्बो इधर तो नहीं, टेढ़ा तो नहीं है, कहीं आपकी आंखें तो खराब नहीं है, ये हो गया। फिर आपको होगा एक इंटरव्यू, इंटरव्यू हो सकता है पीआई ले, पीआई मतलब हो सकता है सीनियर कैडेट ले। इंटरव्यू में आप अपने बारे में कितना अच्छा जानते हो। अब मुझे याद है एक क्वेश्चन पूछा था, एक लड़का आया था, उसका नाम आया, हमने कहा अच्छा संदीप, ठीक है भाई, हाँ व्हाट्स योर नेम, सर अभी तो आपने बोला, अरे ठीक है हमने बोला, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं ना, तो आप बताओ कि आपका नाम क्या, हम जानना चाहते हैं आप कैसे बोलते हो। से मेरे से कोई पूछेगा तो यस माय नेम इज सौरभ पांडे, मैंने बोला। अब मैं ऐसे बोलूंगा माय नेम इज सौरभ पांडे, तो सिलेक्ट नहीं होगा ना ऐसे, तो ये हम जानना चाहते हैं, जोश चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, पर्सनैलिटी को हम सेलेक्ट करेंगे। हम नहीं देखेंगे कि संदीप के आगे क्या सरनेम है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें वो बंदा कैसा है उससे मतलब है। तुम्हारी हाइट का हमें कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सब बहुत रिजर्वेशन भी नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, फौज तभी तो बढ़िया है, फौज में रिजर्वेशन नहीं है। एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, काफी लोग सोचते हैं एनसीसी सिर्फ फिजिकल है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर कल्चरली एक्टिव हैं, जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, मैं कल्चरली ही बहुत एक्टिव हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं दौड़ ही नहीं पाती हूँ, फिजिकली भी मैं एक्टिव हूँ, बट मेरा कल्चरल एक कोर पार्ट है, मैं उसको ज़्यादा महत्व देती हूँ, मेरी लाइफ में ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। तो फिजिकली फिट होना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हो या बहुत अच्छे डांसर हो तो आपका एनसीसी का कोई काम नहीं है। आप आओ, जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आरडीसी करने की, वैसे आपको भी मिल सकती है। एनसीसी आपको हर चीज़ का, आपकी स्पीकिंग अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपको रिपोर्ट राइटिंग का भी ड्यूटी मिल सकती है एनसीसी में, इवेंट्स वगैरह के लिए। आपका फिजिकल स्पोर्ट्स तो ऑब्वियसली गिना ही जाता है, आपका कल्चरल अच्छा है, इवन हाँ अगर आप वीडियो बनाने में अच्छे हो, ये काम तो हम एनसीसी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का यूट्यूब चैनल है, आपको उसके लिए काम का ऑथराइज किया जा सकता है। तो तमाम अपॉर्चुनिटीज एनसीसी से मिल सकती हैं, एक फिजिकल चीज़ के लिए ये बाउंड नहीं है। कल्चरली एक्टिव हो, स्पीकिंग में अच्छे हो, राइटिंग में अच्छे हो, वट एवर योर एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट इज, उसका एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा उसका जुड़ता है आपके एनसीसी की जब मार्किंग होती है। तो किसी भी फील्ड में आप अच्छे हो, आप एनसीसी में वेलकम हो। अंत में इसको समाप्त करने से पहले मैं भावनी से कई सारा वीडियो देखा हूँ जिसमें बहुत अच्छे से हारमोनियम बजा करके गाना गाती है। एक छोटा सा गाना कुछ भी सुनाइए ताकि लोगों को पता चल सके आपके टैलेंट के बारे में, केवल आप यहाँ पर लाइए
कुछ भी कोई सुना कोई दीजिए। गाना सजेस्ट, सौरभ सर आप सजेस्ट कर दीजिए। जी, क्योंकि मैंने आपका कई सारा वीडियो देखा है, बहुत अच्छा आप हारमोनिया बजाते हैं, साथ में गाती हैं और भजन कीर्तन भी बहुत अच्छा आई गाते जी से नहीं, बताइए कोई भी गा दो वैसे। हैं। कोई तो सोच लीजिए आराम से, नहीं, कुछ तो सौरभ आराम सजेस्ट करिए सर। लग जा गले गा दो। चलो ओके, लेट मी। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। लिरिक्स के लिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं लिरिक्स में थोड़ी कमजोर हूँ, अच्छी नहीं है मेरी लिरिक्स याद करने की ये कैपेसिटी। इसलिए था कि आपको भी ऐसे ही हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा हर प्रश्न के लिए, और साथ ही साथ प्रश्न के साथ साथ गाना गाने के लिए कहा गया, और कितना जल्दी इन्होंने सोच करके गा दिया। तो इसी तरह से अगर आप आ रहे हैं एनसीसी में तो हर चीज के लिए तैयार रहिए। बाकी आप लोग जल्द से जल्द ऑफिसर बनिए और फिर हमको एक बार बिल्कुल। इंटरव्यू दीजिएगा। विकास भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि बहुत तमाम क्वेश्चंस हमारी आईडीज पे डीएम पे आते रहते हैं, तो जी, काफी जी। क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे हो गया। आई होप सभी के क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और आपको धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू, एक बार बोलने पे आपने हमारे इतने फेवर कर दिया। अरे थैंक नहीं यू नहीं, विकास भाई, धन्यवाद आपको, बिल्कुल। आपने समय दिया, और आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही फ्लाइट से कूदते रहिए और भविष्य में लोगों को कुदाते रहिए बस और बस। लोगों का डर खत्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए, जल्द से जल्द ऑफिसर बनिए आप लोग, और फिर हमें जी इंटरव्यू दीजिए। जी बिल्कुल, डन है? डन है, एकदम डन है, डन है भाई, डन है। एकदम डन चलिए, है, बहुत बहुत इंटरव्यू देना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाहुली। धन्यवाद आप थैंक सबको यू। भी। आप देख रहे थे लखनऊ वाले का खास कार्यक्रम एलयू के धरोहर, जो प्रत्येक रविवार को शाम के 7 बजे आता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो हीरे चमक रहे हैं, कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं आपके नजरों से, उनको हम लोग सामने लाने का प्रयास करते हैं, आपसे मिलवाने का काम करते हैं, और कोशिश रहती है कि उनसे आप सीखिए। हर क्षेत्र के लोगों से मिलवाने का प्रयास रहता है। अगर आपके नज़र में भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप हमें कमेंट में वो भी सलाह दे सकते हैं। बाकी इनसे बात करके है, इनकी बातों को सुन करके आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी।